हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अगस्त्य क्लासेस में। मैं शालू रानी। हमने श्रेणी और समांतर क्रम पढ़ लिया था और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन किए थे। उस तरह के क्वेश्चन आते हैं उस टॉपिक में से कि श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है तो परिपथ उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो उस पर और प्रैक्टिस कर लेना तो अच्छे से वो हो जाएंगे। उनको ज्यादा हार्ड नहीं है करना, बस सबसे पहले उसकी पिक्चर बनानी है। उसके बाद देखना है जो हमें दिया हुआ है और जो हमसे पूछ रहा है, क्या हमसे पूछ रहा है, उसको देख के पिक्चर को आसानी से समझ में आ जाता है कि हमसे क्या पूछ रहा है तो वो किस तरह से निकलेगा। तो आज हम क्या करेंगे, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव मतलब जो विद्युत धारा होती है उसका ऊष्मीय प्रभाव भी होता है। जैसे कोई भी इलेक्ट्रिक चीजें होती हैं हमारे पास जो हम चला, ये जो लाइट से चलती है, जैसे पंखा है या ट्यूब लाइट है, या पहले वो बल्ब आते थे, थोड़ी सी येलो सी लाइट देते थे वो या फिर फ्रिज है, कूलर है, ये सब जो चीजें हैं ये लाइट से चलती है। लाइट मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तभी ये चलती है। लेकिन जो विद्युत धारा होती है वो पूरी इनको चलाने में यूज नहीं होती। कुछ विद्युत धारा इनको गर्म करती है, उसमें यूज हो जाती है। जैसे हम प्रेस होती है, प्रेस को उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, वो गर्म हो जाती है, तो वो गर्म विद्युत धारा के कारण ही हो रही है। तो ये जो चीजें, इलेक्ट्रिक चीजें सब गर्म होती है, यही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। जैसे पहले हीटर आते थे, हीटर पे खाना बनता था। पहले ये गैस वाले चूल्हे नहीं थे, अधिकतर हीटर यूज होते थे। तो वो भी उसमें वो स्प्रिंग जैसी लगी हुई होती थी, स्प्रिंग वो गर्म होती थी, उससे हीट प्रोड्यूस होती थी और उसमें खाना बनता था। तो वो सब विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव के उदाहरण है। ये सब जो बल्ब होता था वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता था। आजकल जो ये ट्यूबलाइट आती है एलईडी, ये ज्यादा गर्म नहीं होती, लेकिन पहले जो येलो वाला बल्ब आता था, येलो लाइट देता था, वो थोड़ी थोड़ी वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता था। उसको हाथ नहीं लगा सकते थे जलने के बाद, वो इतना गर्म रहता था। तो वो भी उसमें प्रभाव के कारण ही गर्म हो रहा है। तो जो किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो पूरी उसको चलाने में, जैसे लाइट को जलाने में या पंखे को चलाने में, उसमें यूज नहीं होती, थोड़ी सी इनको गर्म करने में यूज हो जाती है। यही विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम पहले। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, किसी सुचालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा में से इसका कुछ भाग उसे गर्म करने में खर्च हो जाता है। खर्च या यूज लिख सकते हैं, उपयोग, खर्च या उपयोग हो जाता है। किसी सुचालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा में से इसका कुछ भाग उसे गर्म करने में खर्च हो जाता है। इसे ही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। तो यही ऊष्मीय प्रभाव होता है विद्युत धारा का, कि किस विद्युत धारा जब प्रवाहित हो रही है वो पूरी उसको चलाने में यूज नहीं हो रही, उसको थोड़ा सा गर्म करने में भी यूज हो जाती है इसका कुछ भाग। यही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे बल्ब, प्रेस,
इसको इस्त्री भी बोलते हैं, आयरन। पंखा, पंखा भी ज्यादा देर तक चलता है तो वो थोड़ा उसकी मोटर गर्म हो जाती है, कूलर। और विद्युत हीटर, या फिर जो गीजर लगे हुए होते हैं बाथरूम में, वो पानी गर्म करते हैं, विद्युत गीजर, etc। ये सब विद्युत धारा के उसमें प्रभाव के उदाहरण है। इनमें जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इनकी पूरी विद्युत धारा ये यूज नहीं करते, कुछ पार्ट इनको गर्म करने में यूज हो जाता है, जैसे बल्ब, प्रेस, पंखा, कूलर, विद्युत हीटर, विद्युत गीजर, ये सब उसमें प्रभाव के उदाहरण है विद्युत धारा के। अब हमने जो विभवांतर में पढ़ा था कि यदि किसी चालक में I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और उसके सिरों के मध्य विभवांतर V है, तो उसको हम कैसे फॉर्मूला बनाया था हमने, V इक्वल टू W/Q फॉर्मूला आया था, उसको हम यहाँ यूज करेंगे और फिर हम आगे उसको सोल्व करते हैं, देखते हैं उसमें क्या होता है फिर। तो यहाँ पे क्या, यदि किसी चालक में I धारा प्रवाहित की जाती है, वह उसके सिरों के बीच विभवांतर V है, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आया था, V इक्वल टू W/Q। विभवांतर कितना होगा, किया गया कार्य बटे आवेश, W कार्य और Q आवेश। ये हमारे पास विभवांतर का फॉर्मूला था। अब हम इसको अगर Q को इधर ले जाएं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, W इक्वल टू VQ। अब ये फॉर्मूला हमारे पास W इक्वल टू VQ। अब हमने जब विद्युत धारा पढ़ा था तो विद्युत धारा में क्या था, प्रवाहित आवेश की दर विद्युत धारा होती है, मतलब क्योंकि I इक्वल टू Q/T, ये हमारे पास फॉर्मूला आया था विद्युत धारा में। अब हम इससे यहाँ से Q का मान निकाल सकते हैं, Q इक्वल टू IT, ये T इधर चला जाएगा तो Q बराबर IT आ जाएगा हमारे पास। ये Q की वैल्यू इसमें रख लेंगे हम यहाँ पे। और फिर ओम का नियम पढ़ा था हमने, ओम का नियम से क्या था, क्योंकि V इक्वल टू IR, V की वैल्यू भी रख लेंगे यहाँ पे हम, V और Q की वैल्यू ये यहाँ से रखेंगे हम। V व Q का मान रखने पर हमारे पास क्या आएगा, W इक्वल टू V का मान IR, Q का मान IT। अब इसको और आगे सोल्व करेंगे, ये 2I है तो I स्क्वायर हो जाएगा, I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT। अब ये जो W है हमारे पास, जैसे किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है मतलब उसमें उतना कार्य हो रहा है और जितना काम हो रहा है उसमें उतनी ऊष्मा भी उत्पन्न होगी, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, मतलब ये जो कार्य होता है ऊष्मा के बराबर होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, चालक तार में किया गया कार्य ही ऊष्मा
ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा को हम हीट से लिखते हैं क्योंकि ये हीट है एक तरह की, क्योंकि गर्म कर रहा है उसको, ऊष्मा ऊर्जा होती है। मतलब कोई चालक कार्य है उसमें जो कार्य हो रहा है वो ऊष्मा ऊर्जा के बराबर होता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, W बराबर H ऐसे लिख सकते हैं। अब क्योंकि W बराबर H है तो इस W की जगह हम H भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो ये दो फॉर्मूले आ गए हमारे पास, H इक्वल टू I स्क्वायर RT और W इक्वल टू I स्क्वायर RT। मतलब कार्य बराबर I स्क्वायर RT या ऊष्मा ऊर्जा बराबर I स्क्वायर RT। अब क्योंकि ये कार्य है तो इसका मात्रक भी जूल होगा। W बराबर H है, W कार्य होता है, कार्य ये किया गया कार्य ही ऊष्मा ऊर्जा है और कार्य का मात्रक जूल होता है तो इसका मात्रक भी जूल होगा यहाँ पे। अब जूल ने एक नियम दिया था, जूल का तापन नियम। तो जूल का तापन नियम क्या था, ये जो फॉर्मूला है यही जूल का तापन नियम था। अब इसको देखते हैं जूल का तापन नियम में क्या दिया था उसने। जूल का तापन नियम, इसमें क्या दिया था उसने कि जूल का तापन नियम जो था उसमें जूल ने बताया था कि किसी भी चालक में उत्पन्न ऊष्मा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, वर्ग के समानुपाती विद्युत धारा के। तो क्या बनेगा, H समानुपाती I स्क्वायर, ऊष्मा ऊर्जा विद्युत उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। और दूसरा, किसी चालक की ऊष्मा ऊर्जा उसमें जो प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा उसके समानुपाती होती है, ऊष्मा ऊर्जा समानुपाती प्रतिरोध, जो उसमें प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है उसके समानुपाती होगी। और थर्ड, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2 और थर्ड क्या कहा था उन्होंने, चालक की ऊष्मा ऊर्जा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा में जितना टाइम लग रहा है समय के समानुपाती होती है। मतलब ऊष्मा ऊर्जा समय के समानुपाती होती है, जितनी विद्युत धारा प्रवाहित होने में जो टाइम लग रहा है तो उसके समानुपाती होगी। मतलब H समानुपाती T, ये हमारे पास थर्ड समीकरण आ गई। तो जूल ने यही बताया था कि चालक की ऊष्मा ऊर्जा उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होगी और उसके प्रतिरोध के समानुपाती होगी और उसमें जो टाइम लग रहा है उसके समानुपाती होगी। अब हम इन तीनों समीकरण को एक साथ लिख लेंगे क्योंकि इधर भी H है, इधर भी H है, इधर भी H है, तो ये H के समानुपाती हो जाएंगे तीनों। समीकरण 1, 2, 3 से H समानुपाती I स्क्वायर RT। अभी समानुपाती का सिंबल हटाएंगे तो यहाँ एक नियतांक आएगा, H इक्वल टू K I स्क्वायर RT। ये फॉर्मूला निकला। लेकिन जब हमने यहाँ पे देखा कि उन्होंने और एक्सपेरिमेंट किया K के मान के लिए, तो K का मान 1 आ रहा था क्योंकि K इक्वल टू 1, इसलिए यहाँ पे H इक्वल टू I स्क्वायर RT ये फॉर्मूला आ गया। K का मान 1 रखेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो H इक्वल टू I स्क्वायर RT, ये जूल का नियम था। जूल ने बताया था कि किसी भी चालक की ऊष्मा ऊर्जा उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती, प्रतिरोध के समानुपाती और समय के समानुपाती होती है। जब इन तीनों को ऐड करा समीकरण को तो H समानुपाती I स्क्वायर RT आ गया। फिर ये समानुपाती का सिंबल हटाया तो यहाँ नियतांक लिया के K की वैल्यू 1 होती है। अब 1 रखेंगे तो यहाँ इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने का, तो ये आ जाएगा हमारे पास H इक्वल टू I स्क्वायर RT। अब ये था आज का
विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अब 1-2 पॉइंट और है इसमें, वो लिख लेते हैं हम। इसमें जगह भी नहीं है, साइड में इधर लिख देती हूँ, दिख रहा है क्या इधर? जो बल्ब होता है हमारे पास, उसमें जो तंतु लगा होता है अंदर, वो जो स्प्रिंग जैसी लगी होती है, वो टंगस्टन का बना हुआ होता है और उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, मतलब गलनांक बहुत ज्यादा होता है, जिससे कि वो आसानी से गल नहीं सकता, बहुत ज्यादा टेम्परेचर को वो सहन कर सकता है। तो बल्ब में जो तंतु होता है वो किस चीज का होता है? बल्ब में तंतु टंगस्टन, गलनांक गलनांक 3380 होता है। और गैस, इसमें कौन सी गैस भरी हुई होती है? अक्रिय नाइट्रोजन और आर्गन। जो बल्ब होता है उसका जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है, उसका गलनांक 3380 होता है और इसमें जो गैस रहती है वो नाइट्रोजन और आर्गन होती है, वो अक्रिय गैसें रहती हैं, क्योंकि अगर ये क्रियाशील गैसें होंगी तो उसके तंतु से क्रिया करके कुछ और मटेरियल बना लेंगी, वो कुछ और धातु बन जाएगा वहां। तो ये अक्रिय गैसें उसके अंदर भरी जाती है। जब वो फटता है तो ये गैसें एकदम से बाहर निकलती है, इसलिए वो आवाज भी आती है। पहले बल्ब फट जाते थे, अब नहीं फटते ये वाले एलईडी वाले, लेकिन पहले जो कांच के बल्ब आते थे वो कई बार फूट जाते थे। तो उसमें ये नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी हुई होती थी, वो एकदम से बाहर निकलती थी प्रेशर के साथ। तो बल्ब के तंतु टंगस्टन का बना हुआ होता है, गलनांक 3380 और गैस अक्रिय नाइट्रोजन और आर्गन होती है। तो आज की क्लास में इतना ही था। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।